आज हम चर्चा करेंगे एक क्लासिक उपन्यास की जिसने दुनिया भर के पाठकों को प्रभावित किया है, द फाउंटेन हेड, जिसे 1943 में आयन रैंड ने लिखा था। यह उपन्यास एक आदर्शवादी यंग आर्किटेक्ट की कहानी है जो समाज के दबाव के खिलाफ अपनी अनूठी सोच और सिद्धांतों पर अडिग रहता है। ऑथर ने स्वयं कहा है कि द फाउंटेन हेड का मुख्य थीम है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, नॉट इन पॉलिटिक्स बट इन मैन सोल, अर्थात व्यक्ति बनाम समष्टि का संघर्ष, लेकिन राजनीति में नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा के स्तर पर। कहानी के केंद्र में है हावर्ड रोर्क नाम का नायक, जिसकी दृढ़ता और आत्मसम्मान हमें यह संदेश देता है कि द क्वेश्चन इजंट हु इज़ गोइंग टू लेट मी, इट्स हु इज़ गोइंग टू स्टॉप मी। यानी सवाल यह नहीं कि मुझे मेरे सपने को पूरा कौन करने देगा, सवाल यह है कि मुझे मेरे सपने पूरे करने से रोकेगा कौन। यह कथन उपन्यास की भावना को दर्शाता है, एक ऐसा जज्बा जो बाधाओं के आगे झुकने से इनकार करता है। इस पॉडकास्ट में हम द फाउंटेन हेड की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, उसके प्रमुख पात्रों के सफ़र को जानेंगे और साथ ही विचार करेंगे कि लेखिका क्या संदेश देना चाहती थी। हम किताब से कुछ प्रमुख उदाहरण सुनेंगे जो इसके दर्शन को उजागर करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1922 में। हमारा नायक हावर्ड रोर्क एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेज में छात्र है। रोर्क एक प्रतिभाशाली और मौलिक सोच वाला युवक है जो इमारतों को डिज़ाइन करने के प्रचलित तरीकों से हटकर कुछ नया करना चाहता है। वह मानता है कि इमारत का डिज़ाइन उसके उद्देश्य, स्थान और सामग्री के अनुसार होना चाहिए। गैर ज़रूरी सजावट और बिना ज़रूरत के कॉलम मार्क लगाना वो गलत समझता है। कॉलेज के पुरातनपंथी प्रोफेसर उसे बार बार चेतावनी देते हैं कि वो परंपरागत क्लासिक शैली अपनाए, पर रोर्क अपनी विचारधारा पर अटल रहता है। अंततः कॉलेज के डीन उसे आखिरी मौका देते हैं कि वह अपनी गलती मानकर लोकप्रिय पारंपरिक शैली में काम करे, क्योंकि रोर्क में काबिलियत बहुत है और इस तरह वो सफल आर्किटेक्ट बन सकता है। लेकिन रोर्क इनकार कर देता है, समझौता नहीं करता। परिणाम स्वरूप उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। रोर्क के ठीक विपरीत चरित्र हैं पीटर कीटिंग। कीटिंग उसी कॉलेज का होनहार छात्र है जो रोर्क के साथ पढ़ रहा था। वह प्रतिभाशाली भले न हो, लेकिन बेहद मिलनसार, चतुर और लोकप्रिय है। कीटिंग दूसरों को खुश करके और परंपराओं पर चलकर सफलता पाना चाहता है। सच तो यह है कि कॉलेज में कई बार वह अपने प्रोजेक्ट रोर्क की सहायता से पूरा करता था, क्योंकि रोर्क के डिज़ाइन सबसे अनूठे और उम्दा होते थे। कीटिंग कॉलेज में टॉप करके निकलता है, तमाम सम्मान प्राप्त करता है, जबकि असल कलाकार रोर्क को सिस्टम ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यह प्रारंभिक घटना ही उपन्यास का प्रमुख संघर्ष सामने रख देती है, मौलिकता बनाम परंपरा, व्यक्तित्व बनाम भीड़ की पसंद। रोर्क का विश्वास है कि इंटेग्रिटी इज़ द एबिलिटी टू स्टैंड बाय एन आइडिया, अर्थात सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि किसी सिद्धांत पर अटल रहने की क्षमता। वह अपने सिद्धांत पर कायम रहता है, चाहे उसकी कीमत उसे अपने कॉलेज या करियर से चुकानी पड़े। कॉलेज से निष्कासित होने के बाद रोर्क अपने क्षेत्र में उस एक व्यक्ति के पास जाता है जिसे वो सच में सम्मान देता है, आर्किटेक्ट हेनरी कैमरन। कैमरन एक ज़माने में आधुनिक शैली के अग्रणी वास्तुकार थे, जिन्होंने भव्य परंपरागत चलन के खिलाफ जाकर सीधी सादी उपयोगितावादी इमारतें डिज़ाइन की थीं। लेकिन अपनी बेबाक राय और परंपरा विरोधी डिज़ाइनों के कारण वे पेशे से बहिष्कृत हो चुके हैं और गुमनामी में जीवन बिता रहे हैं। रोर्क जानबूझकर कैमरन के ऑफिस में नौकरी शुरू करता है ताकि उनसे सीख सकें। कैमरन में उसे अपना भविष्य दिखता है और एक तरह से दोनों गुरु शिष्य बन जाते हैं। सीमित साधनों में भी कैमरन और रोर्क बेहतरीन अद्वितीय इमारतों पर काम करते हैं जिन्हें समाज में अभी मान्यता नहीं मिलती। रोर्क को यहाँ अपने जैसे सोच वाले मार्गदर्शक से सीखने का मौका मिलता है और वह पूरी निष्ठा से काम में लग जाता है। उधर पीटर कीटिंग न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर गाई फ्रैंकन की प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर फर्म फ्रैंकन एंड हेयर में नौकरी पा लेता है। कीटिंग खुशामद और सामाजिक कौशल में उस्ताद है। जल्द ही वह फर्म के मालिक गाई फ्रैंकन का चहेता बन जाता है और मुश्किल प्रोजेक्ट मिलने पर अपनी प्रतिभा से अधिक दूसरों की मदद का सहारा लेता है। अपनी पहली बड़ी इमारत डिज़ाइन करते समय कीटिंग चुपके से रोर्क के पास सलाह लेने पहुंचता है। रोर्क अपने दोस्त की मदद करता है और उसका बनाया हुआ मूल नक्शा पीटर कीटिंग अपने नाम से प्रस्तुत करता है। यह इमारत सफल रहती है और कीटिंग का नाम तेज़ी से ऊंचा उठने लगता है। देखते ही देखते कीटिंग को उसी फॉर्म में पार्टनर बना दिया जाता है। नाम, पैसा, शोहरत सब उसकी झोली में आने लगते हैं। लेकिन यह सफलता उसकी अपनी मौलिकता के बल पर नहीं, बल्कि रोर्क की प्रतिभा का उपयोग और लोगों को खुश रखने की कला के बल पर है। समय बीतने के साथ कैमरन बूढ़े और बीमार होने लगते हैं। अंततः वो अपने ऑफिस को बंद कर देते हैं
कैमरन की विदाई रोर्क के लिए कठिन घड़ी होती है। रोर्क अब स्वतंत्र रूप से काम करना चाहता है, पर न्यूयॉर्क जैसे शहर में एक नए तरह के आर्किटेक्ट को काम मिलना आसान नहीं। कैमरन का दफ्तर बंद होने के बाद पीटर कीटिंग रोर्क को अपनी फर्म फ्रैंकन एंड हेयर में नौकरी दिलवाने की पेशकश करता है, शायद एहसान के तौर पर या ये सोचकर कि रोर्क को अपने अधीन रखकर उससे काम निकाल सके। रोर्क नौकरी स्वीकार तो करता है, लेकिन वहाँ भी वो पारंपरिक डिज़ाइन के आदेश नहीं मानता। जल्दी गाय फ्रैंकन, कीटिंग के बॉस, को रोर्क की ये बेअदबी नागवार गुजरती है और कुछ ही समय में उस फर्म से निकाल दिया जाता है। रोर्क अब अपनी शर्तों पर काम की खोज में निकला है। उसे एक छोटी निर्माण कंपनी काम पर रख लेती है जो कहती है कि वो अपने मन मुताबिक डिज़ाइन बना सकता है, लेकिन उन डिज़ाइनों को बाद में कंपनी के अन्य आर्किटेक्ट पारंपरिक स्वाद के अनुसार संशोधित कर देंगे। अपनी आर्थिक ज़रूरतों के चलते रोर्क यह समझौता कुछ समय तक स्वीकार करता है। इस दौरान रोर्क एक बेहद खास क्लाइंट के लिए एक आधुनिक भवन डिज़ाइन करता है। उसका बनाया मूल नक्शा इतना शानदार होता है कि क्लाइंट जिद करता है इमारत बिना किसी बदलाव के उसी डिज़ाइन पर बने। यह रोर्क के लिए निर्णायक पल है। अपनी शर्तों पर काम करने का यह मौका देखकर रोर्क उस कंपनी की नौकरी छोड़ देता है और ख़ुद अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला करता है। अब हावर्ड रोर्क अपना खुद का एक छोटा सा ऑफिस खोलकर आर्किटेक्चर की दुनिया में कदम रखता है, पूरी तरह अपने सिद्धांतों पर काम करने के इरादे के साथ। शुरुआत में रोर्क को बहुत कम क्लाइंट्स मिलते हैं क्योंकि उसके डिज़ाइन पारंपरिक भीड़ भावना से बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ लोग जो वास्तुकला में नए एक्सपेरिमेंट पसंद करते हैं वही उसे काम देते हैं। रोर्क एक शानदार ढंग का आधुनिक घर डिज़ाइन करता है अपने क्लाइंट ऑस्टन हिलर नाम के एक गैर पारंपरिक सोच वाले व्यक्ति के लिए। ऐसी गिनी चुनी सफलताओं के बावजूद रोर्क की आर्थिक हालत कमज़ोर रहती है। वह किराया तक मुश्किल से भर पाता है। आखिरकार एक लंबा समय बिना पर्याप्त प्रोजेक्ट के गुजरने पर रोर्क अपना ऑफिस बंद कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, वह अपने आदर्शों से समझौता करके पारंपरिक इमारतें बनाने के बजाय ऑफिस बंद करना उचित समझता है। जीविका चलाने के लिए रोर्क एक पत्थर की खान में काम करने चला जाता है, जहां वह श्रमिक के रूप में पत्थर तोड़ने का परिश्रम करने लगता है। यह पत्थर की खान संयोग से गाय फ्रैंको की कंपनी की संपत्ति है, पर यहाँ रोर्क एक गुमनाम मजदूर की तरह दिन भर शारीरिक श्रम करता है और अपने विचारों पर मनन करता रहता है। रोर्क का यह कदम दिखाता है कि उसके लिए काम की शुद्धता पैसा या प्रतिष्ठा से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। रोर्क क्लाइंट पाने के लिए कभी भी डिज़ाइन नहीं करता। उनका कहना है, आई डोंट बिल्ड इन ऑर्डर टू हैव क्लाइंट्स, आई हैव क्लाइंट्स इन ऑर्डर टू बिल्ड। यानी मैं निर्माण इसलिए नहीं करता कि मेरे पास ग्राहक हों, मेरे पास ग्राहक इसलिए हैं ताकि मैं निर्माण कर सकूं। रोर्क के लिए वास्तुकला सिर्फ रोजी रोटी नहीं, उसके आत्मसम्मान और व्यक्तित्व का हिस्सा है। इस बीच दूसरी ओर पीटर कीटिंग उच्च समाज में नाम कमा रहा है, पुरस्कार ले रहा है, प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट जीत रहा है, परंतु अपने भीतर कहीं ना कहीं उसे पता है कि उसका काम उतना मौलिक या महान नहीं है। फिलहाल कहानी रोर्क के जीवन के एक अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात होती है डोमिनिक फ्रैंकन से। उपन्यास की प्रमुख महिला पात्र है और गाय फ्रैंको की बेटी है। डोमिनिक एक बुद्धिमान, तेज तर्रार और स्वाभिमानी महिला है जो न्यूयॉर्क के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क बैनर में आर्किटेक्ट क्रिटिक के रूप में काम करती है। वह सुंदर है, लेकिन काफ़ी सिनिकल और दुनियादारी से खिन रहने वाली व्यक्तित्व है। डोमिनिक को उत्कृष्टता से प्रेम है, लेकिन मानव समाज की औसत दर्जे की सोच से नफरत भी है। उसे लगता है कि इस दुनिया में सच्ची प्रतिभा या खूबसूरती को बस कुचल दिया जाता है, इसीलिए वह भीतर से आदर्शवादी होते हुए भी बाहर से तीखी आलोचक बन गई है। एक और पीटर कीटिंग, जो अभी उभरता हुआ स्टार आर्किटेक्ट है, डोमिनिक फ्रैंको से प्रभावित हो चुका है। एक पार्टी में उसने डोमिनिक को देखा और उसके रूप एवं तीखे मिजाज दोनों ने उसे आकर्षित किया। कीटिंग डोमिनिक से नज़दीकियां बढ़ाना चाहता है, हालांकि डोमिनिक ज़्यादा किसी को घास नहीं डालती और दिखावे की दुनिया को तुच्छ समझती है, फिर भी सामाजिक तौर पर उनका परिचय है। उधर ग्रामीण कनेटिकट में जहां रोर्क पत्थर की खान में काम कर रहा है, किस्मत से डोमिनिक उसी इलाके में अपने पिता की कालिशान फार्म हाउस में गर्मियों की छुट्टियां बिताने आती है। एक दिन पत्थर तोड़ते हुए रोर्क की नज़र उस अभिजात सुंदरी पर पड़ती है और डोमिनिक भी उस मजदूर की अनूठी व्यक्तित्व भरी आंखों को देखती है। दोनों पहली नज़र में एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। डोमिनिक हैरान होती है कि यह साधारण मजदूर इतना आत्मविश्वास से भरा और निडर क्यों लगता है, मानो पत्थर तोड़ना उसका काम न होकर किसी महान उद्देश्य की तैयारी हो। कुछ दिनों तक डोमिनिक जानबूझ के उसी खान के आसपास टहलने जाती है, रोर्क को काम करते देखती है। दोनों के बीच कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बस निगाहें मिलती हैं। एक अजीब सा संघर्ष और आकर्षण दोनों उनकी भंगिमा में झलकते हैं। आखिरकार एक दिन रोर्क बिना सूचना डोमिनिक के घर आता है। डोमिनिक उसके आगमन की प्रतीक्षा मानो कर रही थी, पर उसका अभिमान उसे जाहिर नहीं होने देता। रोर्क भी चुप रहता है। दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं बोला जाता और अचानक उनके बीच तीव्र शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है। इस घटना को उपन्यास में काफ़ी तीखे तरीके से चित्रित किया गया है।
डोमिनिक बाद में इसे अपनी इच्छा के खिलाफ होते हुए भी अपनी इच्छा से हुआ जैसा विरोधाभासी वर्णन देती है। दरअसल यह प्रसंग दर्शाता है कि डोमिनिक रोर्क के प्रति प्रबल आकर्षण महसूस करती है, लेकिन वो इतनी कठोर है कि प्रेम को भी संघर्ष की तरह अनुभव करती है। दोनों के मिलन में मानो जुनून भी है और आक्रोश भी, पर अंततः वो एक अटूट बंधन की शुरुआत है। इस घटना के तुरंत बाद रोर्क को न्यूयॉर्क से बुलावा आता है। एक महत्वपूर्ण क्लाइंट उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट देना चाहता है। अफसर को हाथ से जाने न देने के लिए रोर्क अगले ही दिन वहाँ से चला जाता है, बगैर डोमिनिक को कुछ बताए। डोमिनिक को तो अभी तक उसका नाम तक ठीक से नहीं पता था। रोर्क अपनी पहचान जाहिर किए बिना ही उसकी ज़िंदगी से ओझल हो जाता है, पीछे छोड़ जाता है गहरी छाप और उलझन। डोमिनिक के लिए अनुभव झकझोर देने वाला है। वह उस आदमी को भुला नहीं पाती जिसके व्यक्तित्व में उसे मानो मानवीय ऊंचाई का शिखर दिखा था। न्यूयॉर्क लौट कर रोर्क फिर से अपनी आर्किटेक्ट प्रैक्टिस शुरू करता है। इस बार सौभाग्य से उसे एक के बाद एक दो बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं जो उसके करियर में मील का पत्थर साबित होते हैं। पहला प्रोजेक्ट एक साहसी उद्योगपति रॉजर एनराइट का भव्य अपार्टमेंट होता है जिसे ऑनराइट हाउस कहा जाता है। रोर्क अत्याधुनिक शैली में एक अनोखी स्काई स्क्रेपर डिज़ाइन करता है। सीधी रेखाएं, कम से कम सजावट, भवन के फंक्शन के अनुरूप स्वरूप। ये डिज़ाइन ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट वर्ल्ड में खलबली मचा देता है। कुछ लोग इसे बदसूरत और शून्य कहते हैं तो कुछ इसे भविष्य का रूप बताते हैं। दूसरी तरफ रोर्क को एक और प्रोजेक्ट मिलता है, एक प्रकाशक के लिए आधुनिक दफ्तर की इमारत। कुल मिलाकर रोर्क के काम को चुनिंदा लोग पहचान देने लगते हैं। इस मोड़ पर डोमिनिक फ्रैंकलिन दोबारा कहानी में आती है, पेशे से एक न्यूज़ क्रिटिक होने के नाते। रोर्क द्वारा बनाए गए ऑनराइट हाउस को देखने के बाद डोमिनिक हतप्रभ रह जाती है। वह समझ जाती है कि यह इमारत उसी अजनबी मजदूर के प्रतिभाशाली हाथों की रचना है। इमारत की सुंदरता और मौलिकता उसे गहराई तक छूती है। वह जान जाती है कि जिसका सानिध्य उसने कुछ दिनों पहले अनुभव किया था, वह साधारण इंसान नहीं, एक असाधारण प्रतिभा का धनी कलाकार है। डोमिनिक को रोर्क से प्रेम हो जाता है, या सही कहें तो वह उसके काम और उसके व्यक्तित्व दोनों से प्रेम करती है। लेकिन यहाँ एक उलझन है। डोमिनिक का दुनिया पर से भरोसा उठ चुका है। उसे यकीन है कि जिस तरह की महान इमारतें रोर्क बना रहा है, समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि आखिरकार उनको तोड़ मरोड़ कर नष्ट कर देगा। इस विचार से वह अंदर ही अंदर डरती है कि रोर्क को भी समाज बर्बाद कर देगा। डोमिनिक एक अजीब निर्णय लेती है। वह सार्वजनिक रूप से रोर्क के काम की निंदा करना शुरू करती है, जबकि दिल से वह उन्हीं इमारतों की मुरीद है। न्यूयॉर्क बैनर में डोमिनिक एक बेहद पेचीदा लेख लिखती है। ऑनराइट हाउस की आलोचना में उसकी लेखनी व्यंग्य से भरी है। वह लिखती है कि यह इमारत तो शहर के सारे भवनों का मजाक उड़ाती नजर आती है। बाकी इमारतें भले ही झूठी और कमज़ोर हैं, पर कम से कम उनमें गुमनामी और कायरता तो है जो इस समाज के लिए ठीक है। लेकिन ऑनराइट बिल्डिंग तो बेबाक और निडर है, जैसे कोई सांप। यह लोगों का ध्यान खींचेगी, पर सिर्फ रोर्क के विराट अहंकार की ओर। इस तरह डोमिनिक लेख में रोर्क की इमारत को एक रोशनी की किरण भी कहती है, और साथ ही उस किरण को सुअरों के घर पर पड़ी घृणित रोशनी भी बता देती है। उसके लिखे शब्दों का सार ये है कि इतने घटिया माहौल में कुछ उत्कृष्ट बनाना खुद उस उत्कृष्ट चीज़ को कलंकित कर देगा। यह पढ़ने वालों के लिए उलझन भरा है, प्रशंसा भी या निंदा। लेकिन डोमिनिक का मकसद है रोर्क को अदृश्य रखना ताकि दुनिया की बुरी नज़र से बचा रहे। वह चाहती है रोर्क का काम सराहा ना जाए ताकि दुनिया उसे बर्बाद ना कर सके। यह उसका प्रेम प्रकट करने का विरोधाभासी तरीका है। डोमिनिक के ऐसे उलट पुलट लेख खूब चर्चा बटोरते हैं। इधर रोर्क समझ जाता है कि डोमिनिक ही वह स्त्री है जिससे उसकी भेंट खदान में हुई थी। वे फिर संपर्क में आते हैं और उनका रिश्ता गहराता है। डोमिनिक रोर्क के काम से जुड़ी हर खबर पर नज़र रखती है। रोर्क को भी डोमिनिक से प्रेम है, लेकिन वह डोमिनिक के विचारों को बदल नहीं पाता। डोमिनिक अब भी मानती है कि रोर्क जैसे अद्भुत व्यक्ति का इस दुनिया में कोई भविष्य नहीं, क्योंकि दुनिया मीडियोक्रिटी यानी औसतपन को गले लगाती है और महानता को कुचल देती है। कहानी में प्रवेश होता है एल्सवर्थ एम टूही का, जो न्यूयॉर्क बैनर अखबार में एक लोकप्रिय आर्किटेक्ट क्रिटिक और कॉलम लेखक हैं। टूही अपने आप में एक जटिल खलनायक है। वह भाषा का धनी, लोगों को प्रभावित करने वाला और छिपे एजेंडे के साथ काम करने वाला व्यक्ति है। उसने वास्तुकला पर एक मोटी किताब लिखी है, सर्मन्स इन स्टोन, पत्थरों पर प्रवचन, जो बहुत बिकी है, और वह कला जगत में एक आत्महितैषी दर्शन का प्रचार करता है। टूही हमेशा यह संदेश देता है कि कला सामूहिक उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए, कलाकार को त्याग और परोपकार के लिए काम करना चाहिए। सतह पर ये बातें भले उदार लगती हैं, लेकिन इनके जरिए टूही जनता के मन पर अपनी पकड़ बना रहा है। उसका मानना है कि यदि वह औसत दर्जे की रूढ़ी को आदर्श बनाएगा तो असली प्रतिभावान लोगों को दबाना आसान हो जाएगा। एल्सवर्थ टूही को हार्वर्ड रोड पर एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। ऐसा इंसान जो न किसी से प्रभावित होता है, न किसी से डरता है, न प्रशंसा का भूखा है, न ही पैसे का। रोर्क की स्वतंत्र सोच और काम की शैली
टूही के समूहवाद एजेंडे के खिलाफ जाती है। टूही बड़े कौतूहल से रोर्क के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। वह पीटर कीटिंग से रोर्क के स्वभाव के बारे में सवाल करता है। क्या रोर्क मजाक करता है? बहुत कम। क्या वह दुखी या असंतुष्ट लगता है? कभी नहीं। क्या पैसा उसे आकर्षित करता है? नहीं, बस काम से मतलब। क्या उसे लोगों की प्रशंसा चाहिए? नहीं। क्या वो हमेशा से आर्किटेक्ट ही बनना चाहता था? हाँ, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। इन जवाबों से टूही को यकीन हो जाता है कि रोर्क जैसे व्यक्ति को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व ही उसकी विचारधारा को चुनौती है। टूही मन ही मन निश्चय करता है कि रोर्क को बर्बाद करना होगा। रोर्क फिलहाल अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है और टूही प्रत्यक्ष रूप से उस पर आक्रमण करने का मौका तलाश रहा है। वह सीधे हमला नहीं करता बल्कि कूटनीति से चाल चलता है। एक धनाढ़ पर कमजोर व्यक्तित्व के धनी धार्मिक किस्म के व्यक्ति हॉप्टन स्टॉडर्ड को टूही बहकाता है कि वो अपने नाम का एक भव्य मंदिर बनवाए जो मानव आत्मा को समर्पित हो, टेम्पल ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। टूही बड़ी सफाई से स्टॉडर्ड को सुझाव देता है कि इस अनोखे प्रोजेक्ट के लिए सबसे उचित वास्तुकार हावर्ड रोर्क होगा। स्टॉडर्ड वास्तव में रोर्क को नहीं जानता, पर टूही के प्रभाव में आकर वह रोर्क से संपर्क करता है। रोर्क के लिए यह प्रस्ताव दिलचस्प है, मानव आत्मा का मंदिर बनाना, वो भी पूरी कलात्मक स्वतंत्रता के साथ, बिना किसी परंपरागत बाधा के। रोर्क यह काम सहर्ष स्वीकार करता है। उसे लगता है शायद समाज को कुछ अलग देने का यह मौका है। मंदिर का डिज़ाइन रोर्क पूरे जोश के साथ तैयार करता है। एक अनूठी इमारत जो न किसी प्रचलित चर्च सरीखी है न मंदिर जैसी, बल्कि आधुनिक शैली में मनुष्य की स्वतंत्र आत्मा का उत्सव मनाती हुई प्रतीत होती है। रोर्क इसमें एक सुंदर नग्न स्त्री की मूर्ति भी शामिल करता है जिसे प्रतिभाशाली मूर्तिकार स्टीवन मैलरी बनाता है। गौरतलब है कि इस मूर्ति के लिए डोमिनिक फ्रैंको ने मॉडलिंग की है, अर्थात मूर्ति डोमिनिक की छवि है जो रोर्क की पूजा जैसी श्रद्धा को दर्शाता है। मंदिर बनकर तैयार होता है तो वास्तुकला जगत में तूफान आ जाता है। एक तरफ रोर्क ने इतनी अनूठी चीज़ बना दी है, दूसरी ओर धार्मिक और परंपरावादी लोग इसे अपमानजनक बताते हैं। भला किसी मानव को समर्पित मंदिर, और वह भी जिसमें देवी देवताओं की जगह एक नग्न औरत की मूर्ति। एल्सवर्थ टूही पर्दे के पीछे से इस विरोध को भड़काता है। अखबारों में खास तौर से टूही के स्तंभों में रोर्क के मंदिर को पवित्रता के खिलाफ बताया जाता है, उसे भव्य खिलवाड़ कहा जाता है। जनमत तेजी से रोर्क के खिलाफ मोड़ दिया जाता है। अंततः स्टॉडर्ड खुद को ठगा महसूस करते हुए रोर्क पर मुकदमा दायर करता है। आरोप लगते हैं कि रोर्क ने एक वास्तुकार के तौर पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इस मुकदमे में शहर भर के नामी परंपरागत आर्किटेक्ट, जिन्हें पीटर कीटिंग भी शामिल हैं, रोर्क के विरुद्ध गवाही देने आते हैं। वे कहते हैं रोर्क के तरीके गलत हैं, उसकी इमारतें स्थापत्य की सभी परंपराओं को तोड़ती हैं और समाज के मूल्यों के विरुद्ध हैं। माहौल रोर्क के खिलाफ हो चुका है। डोमिनिक फ्रैंको इस मुकदमे में एक अप्रत्याशित कदम उठाती है। वह गवाह के तौर पर रोर्क के पक्ष में बयान देती है। डोमिनिक ज्यूरी के सामने कहती है कि रोर्क ने मंदिर को श्रेष्ठ भावना से बनाया, लेकिन यह दुनिया महान चीज़ों के लायक नहीं है। वास्तव में वह रोर्क को दोषी ठहराने की वकालत करती है, क्योंकि डोमिनिक चाहती है कि रोर्क को जनता अस्वीकार कर दे ताकि वह खुद इस भ्रष्ट समाज से दूर रहे। उसका तर्क व्यंग से भरा होता है कि रोर्क ने इतनी अच्छी इमारत बनाकर गलती की है, क्योंकि ये दुनिया अच्छी चीज़ों को समझ नहीं सकती। डोमिनिक के बयान का रोर्क को बचाव कम दोष अधिक लगता है, और वही होता है। रोर्क मुकदमा हार जाता है। न्यायालय उसे हर्जाना भरने का आदेश देता है तथा मानव आत्मा के मंदिर को बंद करके परंपरागत शैली में बदल देने का निर्णय हो जाता है। रोर्क की पेशेवर प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगता है। उसके अधिकतर ग्राहक उससे किनारा कर लेते हैं और उसकी फर्म एक बार फिर बंद होने की कगार पर आ जाती है। इस पराजय से डोमिनिक को अपने ही विचार पुष्ट होते दिखते हैं। दुनिया ने सचमुच एक महान कृति को ठुकरा दिया जैसा उसे डर था। इस मोड़ पर डोमिनिक एक कठोर निर्णय लेती है। वह पीटर कीटिंग से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। डोमिनिक को यकीन हो चला है कि रोर्क जैसे सच्चे और महान लोग इस यथार्थ दुनिया में सफल नहीं हो सकते। यहाँ केवल कीटिंग जैसे लोग ही फलते फूलते हैं। यह शादी डोमिनिक के स्वाभिमान के विरुद्ध जाती है, क्योंकि वह कीटिंग को तुच्छ समझती है और प्रेम भी नहीं करती। लेकिन वह स्वयं को सजा देना चाहती है और तय करती है कि अगर इस दुनिया में औसत लोग ही पूजे जाते हैं तो वह उसी सच्चाई को अपना लेगी। कीटिंग के लिए तो ये सुनहरा मौका है। डोमिनिक जैसी प्रतिष्ठित महिला से विवाह उसका सामाजिक कद बहुत बढ़ा देगा। हालांकि कीटिंग पहले से कैथरीन नाम की एक लड़की, जो एल्सवर्थ टूही की भांजी है, उससे प्रेम संबंध और सगाई कर चुका था, पर अपना फायदा देखते हुए वो कैथरीन को छोड़ देता है और डोमिनिक से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। डोमिनिक और पीटर कीटिंग की शादी हो जाती है, लेकिन यह प्रेम विवाह नहीं बल्कि समझौते जैसा है। डोमिनिक शादी के बाद खुद को पूरी तरह एक आदर्श गृहिणी की तरह ढाल लेती है। वह कीटिंग के ग्राहकों के आगे पीछे घूमती है, पार्टियों में मुस्कुराहट के साथ उसकी प्रशंसा करती है। न्यूयॉर्क बैनर में अपने कॉलम में भी कीटिंग की इमारतों की तारीफ और रोर्क जैसे वास्तुकारों की आलोचना करती है। वह खुलकर खुद का अपमान इस तरह करती है मानो रोर्क के प्रति अपनी निष्ठा का प्रायश्चित कर रही हो। इस प्रकार डोमिनिक ने यह स्वीकार कर लिया है कि दुनिया में मीडियोक्रिटी का ही राज है
और वह उसी अधूरी सच्चाई में जीना चाहती है, भले दिल अंदर से रोता रहे। उधर रोर्क एक दो लोगों के प्रोजेक्ट चुपचाप करता रहता है जिनको अभी भी उस पर भरोसा है, मगर वो काफ़ी गुमनाम और हतोत्साहित है। एल्सवर्थ टूही ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया लगता है। रोर्क सामाजिक तौर पर बदनाम होकर किनारे लगा दिया गया है और औसत दर्जे के कीटिंग का पलड़ा भारी है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब प्रवेश होता है एक और महत्वपूर्ण किरदार का, जो रोर्क के जीवन को नए मोड़ पर ले जाएगा। मिस्टर गेल वाइनैंड। मिस्टर गेल वाइनैंड न्यूयॉर्क का एक शक्तिशाली समाचार पत्र का मालिक है, द न्यूयॉर्क बैनर। वाइनैंड की पृष्ठभूमि रोचक है। उसने बेहद गरीबी से उठकर आपराधिक माहौल में पलकर बेइंतहा दौलत और सत्ता कमाई है। अपने अखबार बैनर के जरिए उसने जनता की पसंद नापसंद को नियंत्रित करना सीख लिया है। वह सनसनीखेज और लोकप्रिय समाचार छापकर न्यूयॉर्क की भीड़ को अपनी उंगली पर नचाता है। गेल वाइनैंड किसी ज़माने में एक आदर्शवादी इंसान था, लेकिन सफलता पाने की दौड़ में उसने अपने आदर्श बेच दिए और यह मान लिया कि दुनिया को जो चाहिए वह दो, भले ही वह स्तरहीन हो। इसी में ताकत और पैसा है। अब उसकी पहचान एक सख्त, कड़वा और असीम प्रभावशाली शख्स की है, जिसके पास सब कुछ खरीदने की ताकत है। डोमिनिक और टूही न्यूयॉर्क बैनर के लिए लिखते हैं। उसके मालिक वाइनैंड को डोमिनिक के सौंदर्य और बुद्धि के चर्चे पहुंच चुके हैं। वाइनैंड डोमिनिक में दिलचस्पी लेता है, वह उस तक पहुंचना चाहता है। उधर पीटर कीटिंग को एक बहुत बड़े परियोजना की चाह है जो उसके डूबते करियर को बचा सके। यह परियोजना है सरकार द्वारा प्रायोजित सस्ते आवास का निर्माण, कोर्टलैंड होम्स। इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए कीटिंग एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहता है, क्योंकि इसे पाकर वह फिर से मशहूर हो सकता है। एल्सवर्थ टूही पहले से इस सरकारी परियोजना को नियंत्रित करने की कोशिश में है, क्योंकि वहाँ भी अपने मनपसंद आर्किटेक्ट को लगवाना चाहता है। कीटिंग, टूही और डोमिनिक तीनों के इरादे यहाँ आकर एक विचित्र सौदे में मिलते हैं। डोमिनिक को पता है कि गेल वाइनैंड किसी भव्य इमारत का निर्माण करवाना चाहता है। दरअसल वाइनैंड एक खास स्मारक या संग्रहालय बनवाने की योजना कर रहा होता है, जिसके लिए वह श्रेष्ठ आर्किटेक्ट की तलाश में है। कीटिंग यह सुनकर लालायित हो जाता है कि अगर वाइनैंड उनसे प्रभावित हो जाए तो संभव है वह कोर्टलैंड होम्स का ठेका दिलाने में मदद कर दे, क्योंकि वाइनैंड पर राजनीतिक और आर्थिक रुतबा बहुत है। कीटिंग इस उम्मीद में अपनी पत्नी डोमिनिक को वाइनैंड के पास भेजने को तैयार हो जाता है। यह एक घिनौना सौदा है। डोमिनिक को वाइनैंड का दिल बहलाना होगा, उसके साथ शारीरिक संबंध तक रखने होंगे। बदले में वाइनैंड अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कीटिंग को वह बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि डोमिनिक खुद इस प्रस्ताव के लिए राजी हो जाती है। डोमिनिक अंदर से रोर्क से प्यार करती है, पर वह खुद को तोड़ने पर तुली है। शायद उसे लगता है कि आत्मविनाश ही उसके आदर्शवाद से छुटकारा दिलाएगा। वह कीटिंग से तलाक लेने और वाइनैंड से शादी करने तक को तैयार है, बशर्ते कीटिंग को वह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल जाए। गेल वाइनैंड जैसे ताकतवर व्यक्ति के लिए डोमिनिक को पाना एक चुनौती और रोमांच की बात है। वह उसकी खूबसूरती से मोहित है और जल्द ही डोमिनिक के तेज दिमाग और बेबाक अंदाज पर भी फिदा हो जाता है। उधर डोमिनिक भावशून्य होकर सौदे की शर्तें पूरी करती है। वह वाइनैंड को अपने करीब आने देती है। वाइनैंड को लगता है कि उसने डोमिनिक को जीत लिया और वह पीटर कीटिंग को कोर्टलैंड परियोजना दिलवाने के लिए अपने उच्च संपर्कों का इस्तेमाल करता है। सौदा सफल होता दिखता है। कीटिंग को वह बहुप्रतीक्षित कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और बदले में वाइनैंड डोमिनिक से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। वाइनैंड अपने तरीके से कीटिंग को मुआवजा भी देता है। कीटिंग की चुप्पी और सहमति की कीमत और कीटिंग और डोमिनिक का तलाक हो जाता है। शीघ्र ही गेल वाइनैंड डोमिनिक फ्रैंको से विवाह रचा लेता है। इस प्रकार डोमिनिक अब न्यूयॉर्क के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति की पत्नी बन चुकी है। बाहर से देखें तो वह अब सफल लोगों की दुनिया में पूरी तरह दाखिल हो गई है, पर अंदर से वह टूट चुकी है। शादी के बाद वाइनैंड को एक बड़ी सच्चाई पता चलती है, उससे छुपाई गई एक अहम बात। अब तक वाइनैंड जहाँ जहाँ किसी इमारत से प्रभावित हुआ था, बाद में उसे ज्ञात होता है उन सब इमारतों का वास्तविक आर्किटेक्ट हावर्ड रोर्क था। उदाहरण के लिए उसने कीटिंग की किसी इमारत की तारीफ की थी तो दरअसल वो रोर्क के डिज़ाइन पर आधारित थी, या कुछ प्रोजेक्ट जो अलग नामों से थे उनकी वास्तु प्रेरणा रोर्क थे। वाइनैंड समझ जाता है कि रोर्क एक असाधारण प्रतिभा है जो गुमनामी में काम कर रहा था। वो ये भी भांप लेता है कि डोमिनिक के दिल में रोर्क को लेकर कुछ है, क्योंकि कोर्टलैंड प्रोजेक्ट के दौरान डोमिनिक ने जोर देकर रोर्क का नाम लिया था कि उन्हें सहयोगी आर्किटेक्ट बनाया जाए। हालांकि रोर्क ने मना कर दिया था उस समय। गेल वाइनैंड एक निर्णय लेता है, वह अपने और डोमिनिक के लिए एक शानदार घर बनवाएगा और इसका आर्किटेक्ट हावर्ड रोर्क होगा। वाइनैंड रोर्क को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता है। वह अखबार के जरिए रोर्क को संदेश भिजवाता है और उसे आमंत्रित करता है कि वाइनैंड के लिए घर डिज़ाइन करे। रोर्क इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, भले ही वाइनैंड वही शख्स है जिसके अखबार ने कभी उसे कटु आलोचना से बदनाम किया था। रोर्क पेशेवर रूप से काम शुरू करता है, पर आश्चर्य यह है कि गेल वाइनैंड और हावर्ड रोर्क के बीच तेजी से घनिष्ठ मित्रता पनपने लगती है। वाइनैंड को रोर्क में अपना ही अधूरा सपना दिखाई देता है। जैसा आदमी वह खुद बनना चाहता था, वैसा बेझिझक और सिद्धांतवादी व्यक्ति रोर्क है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं। डोमिनिक इस विचित्र स्थिति में पड़ जाती है। उसका वर्तमान पति और उसका सच्चा प्रेम दोनों दोस्त बन गए हैं और वाइनैंड को रोर्क व डोमिनिक के पूर्व संबंध का जरा भी अंदाजा नहीं है।
डोमिनिक चुपचाप ये सब सहती है। वह रोर्क की खुशी के लिए वाइनेंट के साथ बनी रहती है, जबकि रोर्क भी अपने प्यार को वाइनेंट की दोस्ती के सम्मान में दबाए रहता है। वाइनेंट रोर्क की दोस्ती गहरी होती जाती है। वाइनेंट अपने जीवन में शायद पहली बार किसी पर पूर्ण विश्वास करता है और अपने आदर्शवादी अतीत को रोर्क के सामने उजागर करता है। दोनों एक लंबी नौका यात्रा पर समुद्र में निकल जाते हैं मित्रता का आनंद लेने। इस दौरान रोर्क वह मशहूर वाक्य कहता है जो उनके संबंध की प्रकृति बताता है, आई कुड डाई फॉर यू बट आई कुडंट एंड वुडंट लिव फॉर यू। यानी मैं तुम्हारे लिए मर तो सकता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए जी नहीं सकता और जीऊँगा भी नहीं। इस कथन से रोर्क का तात्पर्य है कि वह मित्रता में बलिदान देने को तैयार है, लेकिन वह अपने जीवन के उद्देश्य और आत्मसम्मान को किसी और के लिए कुर्बान करके नहीं जी सकता। वाइनेंट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी ये सुनकर एहसास होता है कि रोर्क आत्मसम्मान की कैसी अनोखी मिसाल है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जो दोस्ती में भी स्वयं को नहीं भूलता। दोनों में परस्पर आदर बढ़ता है। अब कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है। कोटलैंड होम्स परियोजना पीटर कीटिंग को मिल चुकी है, लेकिन यह तो सब जानते हैं कि कीटिंग में न तो वैसी प्रतिभा है न दृढ़ता कि वह कम लागत के सुंदर आवास डिज़ाइन कर सकें। कोटलैंड एक सरकारी लागत निम्न आवास योजना है जिसमें सादगी, उपयोगिता और कम खर्च में सुंदरता की चुनौती है। ठीक वैसा प्रोजेक्ट जिसमें रोर्क माहिर है। पीटर कीटिंग घबराकर रोर्क से मदद मांगने पहुंचता है। यह कीटिंग के जीवन का निर्णायक क्षण है। वह अंततः स्वीकार करता है कि उसके जितने भी अच्छे डिज़ाइंस थे, सबके पीछे कहीं न कहीं रोर्क का दिमाग था। अब खुलकर वह रोर्क से कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट को तुम मेरे लिए डिज़ाइन कर दो। मैं नाम तुम्हारा नहीं दूंगा क्योंकि शर्त है, लेकिन तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकता। हावर्ड रोर्क पहले तो हिचकिचाता है, फिर एक शर्त पर यह प्रस्ताव मान लेता है। वह कोटलैंड होम्स का संपूर्ण डिज़ाइन गुप्त रूप से तैयार कर देगा, लेकिन भवन का निर्माण बिना किसी भी बदलाव के ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा उसने डिज़ाइन किया है। वह स्पष्ट कर देता है कि अगर सरकारी अफसर या कोई भी व्यक्ति जनता के स्वाद या पारंपरिक दबाव के तहत डिज़ाइन में फेरबदल करेगा तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कीटिंग शर्त मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। वो वादा करता है कि एक ईंट भी इधर उधर नहीं होगी बिना रोर्क की इजाज़त के। रोर्क दिन रात मेहनत करके कोटलैंड के लिए बेहद कुशल, किफ़ायती और सुंदर आवासीय इमारतों का नक्शा तैयार करता है। आधुनिक शैली में खुले स्थान, रोशनी, हवादारी का पूरा ध्यान और कम लागत में टिकाऊ निर्माण एक बेहतरीन समाधान रोर्क देता है। नक्शे तैयार होते हैं और रोर्क संतुष्ट है कि अब कम आय वर्ग के लोगों के पास बढ़िया घर होंगे जिनमें आत्मसम्मान से रहा जा सकेगा। इसके बाद वो कुछ सप्ताह के लिए शहर से बाहर जाने का निर्णय लेता है। जी हाँ, वह गेल वाइनेंट के साथ नौका भ्रमण पर निकल जाता है जब तक कि कोटलैंड बनकर तैयार ना हो जाए। रोर्क दरअसल इरादतन दूर जाता है ताकि निर्माण अपनी प्रक्रिया से चलता रहे, और शायद इसलिए भी कि वह अंत तक खुद इसमें दखल नहीं देना चाहता। उसने कीटिंग पर भरोसा करने का निर्णय लिया है, लेकिन जैसा रोर्क को हमेशा अंदेशा रहता है वही होता है। जब रोर्क लौटता है तो देखता है कि कोटलैंड के डिज़ाइन में गंभीर बदलाव कर दिए गए हैं। कीटिंग ने भले वादा किया था, पर वह अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। हुआ ये कि निर्माण शुरू होते ही विभिन्न सरकारी विभागों, समीक्षकों और यहाँ तक कि एल्सवर्थ टूही जैसे लोगों ने भी दबाव डाला कि कुछ तत्व सुधारे जाएं ताकि प्रोजेक्ट जनता को पसंद आए। नतीजतन रोर्क के सादे और तर्कसंगत डिज़ाइन पर अनावश्यक सजावटी स्तंभ जोड़ दिए गए, ऊंचाई प्रोपोर्शन बदल दिए गए। कुल मिलाकर उसकी मूल रचना को बिगाड़ दिया गया। हावर्ड रोर्क के लिए यह असहनीय है। वह अपने काम को इस तरह विकृत होता देख क्रोध और पीड़ा से भर जाता है। अपने बनाए शिल्प के साथ ये विश्वासघात है। रोर्क एक अंतिम अत्यंत कठोर फैसला लेता है। वह स्वयं रात के अंधेरे में कोटलैंड प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन ढांचे को बारूद लगाकर उड़ा देता है। एक भी इमारत खड़ी नहीं रहने देता जो उसके नाम पर शुरू हुई थी मगर उसकी आकांक्षा से समझौता करके बनी हो। धमाके से अधूरी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। इस विध्वंस में डोमिनिक वाइनेंट को भी चोट लगती है। दरअसल डोमिनिक को रोर्क की योजना का आभास हो गया था और वो साइट पर उसे साथ देने पहुंच गई थी। ध्वंस के समय एक गिरते मलबे से उसे चोट आती है मगर जान बच जाती है। अगली सुबह यह खबर आग की तरह फैलती है कि शहर में करोड़ों की सरकारी आवास परियोजना को किसी ने बम से उड़ा दिया। थोड़ी ही देर में रोर्क को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि डोमिनिक और कुछ सबूत संकेत दे देते हैं कि वही दोषी है। पूरा देश रोर्क को एक खतरनाक अपराधी और घृणित आत्मकेंद्रित व्यक्ति के रूप में देखने लगता है। न्यूयॉर्क शहर में हाहाकार है। अखबार रोर्क को देशद्रोही, जनता का दुश्मन आदि जाने क्या क्या कहने लगते हैं। हावर्ड रोर्क, जो अब तक एक गुमनाम सा सिद्धांतवादी था, अचानक सुर्खियों में आ जाता है बिल्कुल गलत कारण से। गेल वाइनेंट इस संकटी घड़ी में खुद को दो राहों पर पाता है। एक तरफ रोर्क उसका घनिष्ठ मित्र है जिसने उसके लिए इमारत डिज़ाइन की, जिसकी प्रतिभा का वो कायल है। दूसरी ओर वाइनेंट खुद एक प्रेस बैरन है और उसका अखबार बैनर भी चीख चीख कर रोर्क की निंदा कर रहा है क्योंकि एल्सवर्थ टूही जैसे स्तंभकार अब मौके का फ़ायदा उठाकर रोर्क के विरुद्ध माहौल बना रहे हैं।
वायनेंड के सामने नैतिक चुनौती है। क्या वो रोर्क का पक्ष ले, भले उसकी जनता नाराज हो जाए, या वो भी भीड़ के साथ शामिल होकर अपने ही दोस्त की बुराई करे। आखिर वायनेंड अपने पुराने व्यक्तित्व से उलट इस बार अपने मित्र के लिए खड़ा होने का फैसला करता है। वायनेंड अपने तमाम अखबारों को निर्देश देता है कि वे रोर्क की पक्ष समर्थक कहानियां छापें। वह संपादकीय लिखवाता है कि हावर्ड रोर्क निर्दोष है, उसने जो किया वो सही आदर्शों के लिए किया। यह कदम उसके वर्षों की बनाई छवि के विरुद्ध है, लेकिन शायद रोर्क की संगति में उसमें भी साहस आया है। डोमिनिक, जो अभी भी वायनेंड की पत्नी है, खुलकर वायनेंड का साथ देती है। रोर्क के समर्थन में बैनर जोर शोर से उतारू हो जाता है, परंतु जनता इस यूटर्न को स्वीकार नहीं करती। बरसों से बैनर ने स्वयं जनता को उथले रोमांच और भीड़ मानसिकता की आदत डाली थी। अब वही अखबार उन्हें उल्टी बात कहे तो लोग भड़क उठते हैं। अखबार की बिक्री तेजी से गिरने लगती है। वायनेंड के अपने कर्मचारी, जिनमें अच्छे लोग कम और चापलूस ज़्यादा थे, बगावत पर उतर आते हैं। अखबार के कर्मचारी संघ वायनेंड को अल्टीमेटम देते हैं, या तो वो तुरंत रोर्क का विरोध करे वरना प्रेसें बंद कर दी जाएंगी, अखबार छपना बंद हो जाएगा। यह एक भयावह मोड़ है। अब वायनेंड को तय करना है कि एक दोस्त के लिए वो अपना साम्राज्य कुर्बान कर देगा या नहीं। गेल वायनेंड जीवन में पहली बार नैतिक रूप से सही काम के लिए लड़ने निकला था, लेकिन वह सालों से बनाए अपने व्यावसायिक साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह ढहता देख घबरा जाता है। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार वायनेंड हथियार डाल देता है। वह संपादकीय बोर्ड के सामने हार मान लेते हैं और अगले ही दिन बैनर में रोर्क की कड़ी निंदा छपती है। वायनेंड ने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया है। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसने वही गलती दोहराई जिसके लिए वो उम्र भर खुद से नफरत करता रहेगा। बैनर के इस यूटर्न से रोर्क समर्थक अभियान तो खत्म हो जाता है, लेकिन वायनेंड का आत्मसम्मान भी चूर चूर हो जाता है। रोर्क का मुकदमा शुरू होता है। देश भर की नज़र इस केस पर है। अभियोजन पक्ष रोर्क को एक खतरनाक अराजकतावादी की तरह पेश करता है, जिसने समाज की संपत्ति नष्ट की। रोर्क के बचने की उम्मीद न के बराबर है। आखिरकार उसने खुलेआम कबूल किया है कि बिल्डिंग उसने ही उड़ाई, लेकिन हावर्ड रोर्क स्वयं अपनी वकालत करने का निश्चय करता है। कोर्ट में ज्यूरी के सामने रोर्क एक लंबा, भावनापूर्ण और तर्कपूर्ण भाषण देता है। यह उपन्यास का चरम बिंदु भी है, जहाँ लेखक के दर्शन को रोर्क के शब्दों में सामने रखा जाता है। रोर्क कहता है कि मानव इतिहास में सारी प्रगति उन कुछ व्यक्तियों की देन है जिन्होंने भीड़ के खिलाफ खड़े होकर नया रास्ता दिखाया। समाज हमेशा परिवर्तन का विरोध करता है और सच में वही आगे बढ़ता है जो मौलिक सोच लेकर आते हैं। वह मानव को दो वर्गों में बांटता है, क्रिएटर एंड सेकेंड हैंडर। क्रिएटर अपने कार्य और सिद्धांत के लिए जीता है। उसे दूसरों की स्वीकृति या समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। उसकी मूल आवश्यक स्वतंत्रता है, स्वतंत्र सोच और अभिव्यक्ति की आज़ादी, बिना दबाव या बल के काम करने की आज़ादी। इसके विपरीत सेकेंड हैंडर वो होते हैं जो अपना अस्तित्व ही दूसरों पर निर्भर करते हैं, जो अपना मूल्य दूसरों की नज़र में खोजते हैं, भीड़ की राय से संचालित होते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि मानव का परम उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है, और इसी बहाने वे दूसरों पर हुकूमत जमाते हैं। रोर्क स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है कि वो एक क्रिएटर है। उसने कोटलैंड को इसलिए उड़ाया क्योंकि उसका अपना बनाया डिज़ाइन भ्रष्ट कर दिया गया था, और एक सृजनकर्ता को अपने काम को नष्ट करने का पूरा अधिकार है, बजाय इसके कि दुनिया उसे विकृत करे। रोर्क कहता है, Men have been taught that their first concern is to relieve the suffering of others, but the creator's first concern is the integrity of his own work and vision. मनुष्यों को सिखाया गया है कि सबसे बड़ा सद्गुण दूसरों की सेवा है, पर एक सृजनकर्ता के लिए सबसे बड़ा सद्गुण अपनी कृति और दृष्टि के प्रति निष्ठा है। रोर्क के शब्द अदालत में सन्नाटा भर देते हैं। लोग अवाक होकर सुनते हैं इस युवक को जो बेंच पर खड़ा कह रहा है कि एक इंसान का ईगो ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है और मानव प्रगति का मूल स्रोत है। रोर्क का यह तर्क कि उसने कोई स्वार्थ या बदले की भावना से नहीं, बल्कि अपने रचनात्मक अधिकार की रक्षा के लिए कार्रवाई की, ज्यूरी के दिल को छू जाता है। अमेरिकी न्याय व्यवस्था में कभी कभी भावना प्रवण तर्क भी काम कर जाते हैं। ज्यूरी रोर्क को निर्दोष करार देते हैं। हावर्ड रोर्क केस जीत जाता है, मानो सिद्धांत की जीत होती है। डोमिनिक, जो पूरे मुकदमे के दौरान रोर्क के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी रही, खुश होती है। कोर्टरूम में मौजूद जनता भी रोर्क की बातों के प्रभाव से चुप है। उन्होंने एक सच्चे स्वतंत्र आत्मा की आवाज़ सुनी जो अनकॉमन था। गेल वायनेंड इस परिणाम से हिल जाता है। वह समझ जाता है कि उसने ज़िंदगी भर जिस अखबार के जरिए जनता को भरमाया, वो असल में व्यक्तियों की प्रतिभा और आज़ादी को कुचलने वाला औजार बन चुका था।
अपने अंदर उपजे आत्मघृणा और पछतावे के चलते वायनेंट द बैनर अखबार को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लेता है। वह अरबपति होकर भी अपने सबसे बड़ी पूंजी जनता की राय को प्रभावित करने वाला माध्यम त्याग देता है, क्योंकि अब उसे उससे घृणा हो गई है। यह वायनेंट का प्रायश्चित है। आखिरी चैप्टर में रोक को उसका हक मिल जाता है। गेल वायनेंट हावर्ड रोक को एक अंतिम आयोग देता है न्यूयॉर्क के केंद्र में एक स्काई स्क्रेपर डिजाइन करना, जो वायनेंट के नाम से बनेगी, वायनेंट बिल्डिंग, और जिसके लिए रोक को पूरी रचनात्मक स्वतंत्रता मिलेगी। वायनेंट मानो रोक के माध्यम से वो सब बनवाना चाहता है जो वो खुद बनाना चाहता था। रोर्क इस परियोजना को हाथ में लेता है और पूरे जोश के साथ काम शुरू होता है। 18 महीने बाद वायनेंट बिल्डिंग पूर्ण होने को आती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में गिनी जाने वाली भव्य संरचना है। उपन्यास का अंतिम दृश्य बेहद प्रेरक है। निर्माण स्थल के शीर्ष पर आकाश को छूते स्टील के ढांचे पर हावर्ड रोक खड़ा है, दूर नगरीय क्षितिज पर नजर डाले हुए, विजयी, स्वतंत्र, अपने सपनों को साकार रूप देते हुए। नीचे भवन के प्रवेश द्वार पर डोमिनिक आती है। अब वह डोमिनिक वायनेंट नहीं, डोमिनिक रोर्क है। उसने वायनेंट से तलाक लेकर रोर्क से विवाह कर लिया है। एक सुरक्षा कर्मी उससे नाम पूछता है तो वह मुस्कुराकर उत्तर देती है, मिसेज रोर्क। यह उस प्रेम और आदर्श की स्वीकृति है जिसे डोमिनिक ने सालों से छिपाए रखा था। वह लिफ्ट में बैठकर भवन की चोटी पर अपने पति के पास जा रही है। रोर्क नीचे देखता है, हवा में ऊंचाई पर अकेला खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो अंततः अपने लिए खड़ा होने का हकदार हो गया है। कहानी यहीं समाप्त होती है, एक ऐसे चित्र के साथ जो पाठक के मन में उभरता है। एक नायक जो आसमान की ओर सिर उठाकर खड़ा है, अपनी बनाई हुई इमारत पर, अपने अटल आत्मविश्वास के साथ। उम्मीद है आपको यह विस्तृत चर्चा अच्छी लगी होगी। द फाउंटेन हेड जैसे क्लासिक उपन्यास बार बार पढ़े जाने लायक हैं, क्योंकि हर बार वे हमें अपने जीवन और विचारों पर नए सिरे से सोचने की प्रेरणा देते हैं। इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपको इसी प्रेरणा के साथ छोड़ता हूँ कि खड़े रहो उस इमारत की तरह जो तुमने अपने मूल विचारों पर खड़ी की है। दुनिया की कोई आंधी उसे हिला न सके।